अगर 4 और 5 जुलाई 2026 को आप एएसजे, डीएसजे या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंग्लिश ऐसे का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर मुकम्मल इख्तिताम तक लाजमी देखनी चाहिए। मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंग्लिश ऐसे हो, या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ए टू जी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के तवज्जो से आपको मिलेगी। एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखने का मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू अचीव 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, after watching this video, you will be able to achieve 40 marks. And if you are in the position to obtain 40 out of 100 marks, after watching this video, you can increase your number from 40 to 45 or 50 in English essay paper for the post of ARCS, DSJ, and ASJ for both male and female candidates. सबसे पहले बात, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो इंश्योर करें जो पेपर के ऊपर रिपोर्टिंग टाइम लिखा होता है आप उस टाइम पे पहुंचे। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुंचते और आपके माइंड में ये होता है कि रिपोर्टिंग टाइम का मतलब तो होता है रिपोर्ट करना, पेपर तो बाद में डिस्प्यूट होगा। अगर आप एंड टाइम पे जाएंगे और भागते हुए जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते हुए आपने कोई बाइक या गाड़ी इस्तेमाल करनी है, रोड ट्रैफिक जैम होता है या कोई भी इशू होता है, आप लेट हो जाते हैं, तो आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आते हो। आप जितने बेहतरीन प्रिपेयर होके जाएं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में एंड टाइम पे पहुंचते हो, जब पेपर स्टार्ट हो चुका होता है, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो चुका होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक स्ट्रेस होता है आपके माइंड के ऊपर। और जब भी आप स्ट्रेस की हालत में होते हो, यू कैन नॉट गिव मैक्सिमम आउट ऑफ यू। लिहाजा पेपर में रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचे। चाहे आप रिपोर्टिंग टाइम सपोज 9 बजे है, आप 9 बजे अगर पेपर में बैठते हैं, चाहे पेपर 11 बजे शुरू हो, आपका वो जो टाइम पीरियड होगा, नो डाउट आप पेपर के इंतजार में होगा। एंड अल इंतजार अशद्दुल कहर, ये बात अरबी में ठीक है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचे होते हो, तो आप कूल होते हो, काम होते हो, प्लेसिड होते हो, ट्रैंक्विलिटी के साथ होते हो, और आप प्लानिंग कर रहे होते हो। पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले पेपर शुरू हो जाता है। ये बड़ी मेटाफोरिकल बात मैं कर रहा हूं कि पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले पेपर शुरू हो जाता है। कहाँ पे? इधर, आपके दिमाग। आप प्लानिंग करते हो, अगर करप्शन पे ऐसे आ गया, अगर टेररिज्म पे ऐसे आ गया, अगर डेमोक्रेसी पे ऐसे आ गया, अगर एजुकेशन पे ऐसे आ गया, अगर क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ गया, अगर विमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आ गया, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रोल पे ऐसे आ गया, अगर यूएन इसराइल अमेरिका वार के ऊपर ऐसे आ गया, इकोनॉमी पे ऐसे आ गया, सोशल मीडिया पे ऐसे आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा चैलेंजेस में, क्या लिखूंगा सॉल्यूशंस में, मैं क्या लिखूंगी इंट्रोडक्शन में, मैं क्या लिखूंगी कंक्लूजन में। तो आप पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले ये प्लान कर रहे होते हो, एंड दैट इज द गेम चेंजर। लिहाजा पेपर पे आधा घंटा पहले जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पेपर पे पहुंचे। एक बात। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे कभी नहीं लिखा, तो ये बेवकूफाना सोच होती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। कि आप अगर सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे आर्टिकल डॉन पे पढ़ती रहती हूँ या पढ़ता रहता हूँ, द नेशन में, द न्यूज में, जब जो फॉरेन अफेयर्स की कोई भी मैगजीन है वो आप पढ़ते हैं, या जहांगीर वर्ल्ड टाइम पढ़ते हैं, या अच्छी से अच्छी किताबें आपने छान मारी हैं जिन्हें आप पढ़ते रहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप अच्छा पढ़ते रहे हैं तो आप अच्छा लिख के ले आएंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर आपने ऐसे लिखा नहीं है, तो आपके ऊपर एग्जामिनेशन हॉल में बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत जो ऐसे लिखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, मॉक ऐसे लिखते हैं, टाइम बाउंड ऐसे लिखते हैं, 2 घंटे का टाइम रख के ऐसे लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे, उन कैंडिडेट्स की निस्बत आपके ऊपर डबल प्रेशर हो। रीजन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको पता ही नहीं है, आपने अपने आप को ट्राई नहीं किया कि 2 घंटे में क्या आप टॉपिक की सिलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रफ ऐसे आउटलाइन, फिनिश्ड या फाइन ट्यून ऐसे आउटलाइन, और इंट्रोडक्शन,
तीन चार पैराग्राफ कंक्लूजन चैलेंजेस के, तीन चार पैराग्राफ कंक्लूजन सॉल्यूशंस के, एक पैराग्राफ कंक्लूजन का, और इंट्रोडक्शन के बाद एक्सपोजिशन का एक पैराग्राफ। ये 11-12 पैराग्राफ अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया कि क्या आप 2 घंटे में लिख सकते हैं, तो आप वहां पे इसी तजब्जब, इसी कश्मकश और इसी परेशानी में रहेंगे कि आप बार बार घड़ी को देखेंगे, बार बार वो जो सामने वॉल क्लॉक होगा उसको देखेंगे। आप एनॉयड होंगे, आप परटर्ब, डिस्टर्ब्ड और कैओस में होंगे। एक जज्बात का, ख्यालात का, तस्वरात का एक तलातम होगा, एक वो ठाठे मारता हुआ एक समंदर होगा जो दिमाग में आपके चल रहा होगा कि मैंने ये लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर मैं ये लिखूं, अब ये मैं पैराग्राफ की लेंथ इतनी लिखूं या इससे बढ़ाऊं, चलो मैं बढ़ा देता हूं या बढ़ा देती हूँ, बस ये यहाँ पे खत्म कर देती हूँ। you will you will have no management, you will not have resource management. Resource mean content management. You will not have content management, you will not have time management, you will not have emotional control and regulation. ये तीनों फ्रंट्स के ऊपर आप लैग करेंगे। इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा, जिसको साइकोलॉजिकल आप हेल्थ आपकी रिपेयर नहीं होगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी वीक होगी। इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा, आपका साइकोलॉजिकल आप प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कंटेंट मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं होगा कि पैराग्राफ की लेंथ मैंने कितनी रखनी है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कैसे जोड़ना है। दो बातें, और तीसरी बात, आपको टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता होगा। लिहाजा अगर आप ऐसे के अंदर पहली मर्तबा जाके, ऐसे पेपर में जाके पहली मर्तबा ऐसे लिखेंगे, तो 99% आपने तैयारी की हुई है कि यू आर गोइंग टू फेल योर सेल्फ, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। हाल क्या है, पेपर शुरू होने से पहले, यानी 4 तारीख को या 5 तारीख को अगर आपका इंग्लिश ऐसे का पेपर है, तो आज 2 जुलाई है, आज इंग्लिश ऐसे लिखें, 2 इंग्लिश ऐसे लिखें, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। कल इंग्लिश ऐसे लिखें मॉर्निंग में और इवनिंग में। 4 तारीख को पेपर में जाने से एक रात पहले एक ऐसे लिख ले। अगर अभी तक भी उस अगर 4 तारीख से एक रात पहले 3 तारीख तक भी अगर आप ऐसे नहीं लिख पाते, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। दो बातें हो गई, यानी लाजमी ऐसे लिखें, चाहे वो एक ऐसे भी, और टाइम रख के मोबाइल पे स्टॉप वॉच पे टाइम स्टार्ट करें। इट इज 9:16, मैं ऐसे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, 11:16 पे मैंने ऐसे को खत्म कर देना है। चाहे मैं जो भी लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, स्टॉप, चेक करें कि आपने कितने पैराग्राफ लिखे, जो पैराग्राफ लिखे क्या उनके दरमियान में रब्त है, जो आपने पैराग्राफ लिखे क्या आपने उससे पहले आउटलाइन लिखी है, आपकी जो आउटलाइन है वो कितनी बामैनी है। ये सारा काम 2 घंटे का टाइम बाउंड ऐसे लिखें, कोशिश करें उसको एवेल्युएट करवाएं। इफ यू वांट टू गेट योर ऐसे एवेल्युएटेड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आई एम अवेलेबल फॉर ऐसे एवेल्युएशन, दैट इज पेड सर्विस, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है। सो काइंडली कोई स्टूडेंट इसलिए रब्ता ना करे कि सर मेरा एक ऐसे है आप इसको चेक करें। आप लोगों के लिए मैं एक टीचर होता हूँ, लेकिन मेरे लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स मुझे फाइल्स भेज देते हैं कि सर इसको आप चेक करें, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर दें। तो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एवेल्यूशन बिकॉज माई टाइम इज प्रीशियस एज वेल एज योर्स। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, चाहे मेल का पेपर है या फीमेल का पेपर है, एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, चाहे मेल का पेपर है कैंडिडेट का या फीमेल का है, कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर, मैंने तीन कैटेगरीज बताई हैं, एएसजी, डीएसजी एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, आप अगर ऐसे आउटलाइन नहीं बनाते और ऐसे लिख के ले आते हैं, यानी ऐसे लिख के आप वापस आ जाते हैं, तो यू आर ऑन द वर्ज ऑफ रिस्क, यू हैव डन समथिंग रिस्की, यू आर रिस्क टेकर। चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं, बट देर आर वेरी थिन चांसेस, देर इज अ वेरी थिन प्रोबेबिलिटी कि आपको पास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे आउटलाइन के बारे में पेपर में स्टार्ट कर, जो ऊपर टाइटल लिखा होता है, जो भी पेपर है, जो भी केस है, फॉर द पेपर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डीएसजे या असिस्टेंट, उसके नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वो 2 से 3 लाइंस होती हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि स्टार्ट योर ऐसे विद ब्रीफ या कंसाइज ऐसे आउटलाइन। जब एग्जामिनर ने एक बात कह दी है कैटेगोरिकली, स्पेसिफिकली, कि आपने ऐसी आउटलाइन लिखनी है, तो आपने लिखनी है। अगर आप उसको स्किप करते हो, इट मीन्स
अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज में। ऐसे है 100 नंबर का, ऐसे आउटलाइन के 10 नंबर अपने माइंड में रखें। अगर कैंडिडेट एग्जामिनर लिखता है कि आपने ऐसे आउटलाइन लिखनी है, और एग्जामिनर हमेशा लिखता है, ये बात में जेहन में रख के जाएं। आप पढ़िएगा पेपर स्टार्ट होने से पहले, जो पेपर जहां से स्टार्ट हो रहा होता है, 4-5 टॉपिक्स दिए होंगे, उससे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, गाइडलाइंस होंगी फॉर कैंडिडेट्स, उस पर लिखा होगा कि ऐसे आउटलाइन लिखें। आप जहन में बिठा लें कि उसके 10 नंबर होते हैं। अब अगर 10 नंबर ऐसे आउटलाइन के हैं तो 90 नंबर का बाकी पेपर है। अब अगर एक कैंडिडेट ऐसे आउटलाइन नहीं लिखता तो उसने 10 नंबर छोड़ दिए, वो 90 नंबर में ट्राई करेगा कि उसको 90 में कितने मिलते हैं। और एक कैंडिडेट जिसने आउटलाइन भी लिखी और फिर ऐसे लिखा, तो उसको उस 10 में से भी चलो कम नंबर मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ उसे मिलेंगे। वो 10 में से कुछ ना कुछ नंबर लेगा या लेगी वो। और बाकी जो 90 नंबर का ऐसे होगा उसमें भी वो कंप्लीट करेगी, वहां से भी कुछ नंबर लेगी या लेगा। और अगर आपने ऐसे आउटलाइन नहीं लिखी तो आपने 90 में से कुछ नंबर लेने, 10 नंबर तो आपने वैसे स्किप कर दी। तो ऐसे आउटलाइन लाजमी लिखी। तीन बात। चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें हमेशा, वैसे आजकल पीपीएससी का ट्रेंड भी है, तहसीलदार का पेपर देख लें, पीएमएस मिनिस्ट्रियल का पेपर देख लें, सीएसएस के पेपर्स देख लें, एसडीओ पैरा का भी इंग्लिश ऐसे का पेपर देख लें, जितने भी पास पेपर हुए हैं, आजकल पीपीएससी ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे लाजमी देता है। इवन के केपीके में आप देख लें, सीएन में देख लें, रुस्तान में देख लें, आर्गुमेंटेटिव एनालिटिकल ऐसे होते हैं हमेशा। आर्गुमेंटेटिव या एनालिटिकल ऐसे होते हैं। सादा से अल्फाज में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें वीडियो को लेंथ नहीं करना चाहता। आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो होता है जिसमें आर का वर्ड लिखा होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉलन, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। बाज औकात आर का लफ्ज नहीं लिखा होता, क्वेश्चन मार्क होता है एंड पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ चैलेंज, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब है कि आप बताएं कि चैलेंज है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन मार्क है कि इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अ चैलेंज, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चैलेंज है या नहीं है। तो जब आप एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि कोई चीज है या नहीं है, दिस और दैट, और का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए या क्वेश्चन मार्क एंड पे आ जाए, तो इसका मतलब है ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं आप। क्यों? उसकी रीजन बताता हूं आपको। कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉलन, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज। एग्जामिनर ने आपका मसला ही हल कर दिया। आपने बताना है कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई आबादी है, वो आपके लिए, मुल्क के लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है। तो आप एक ही बात करेंगे, चैलेंज है। आप कहेंगे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कहेंगे अपॉर्चुनिटी है तो उसकी फेवर में 4 पॉइंट्स देंगे। अगर आप कहते हैं चैलेंज है तो उसकी फेवर में 4 पॉइंट्स देंगे। आपने दूसरी बात करनी नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि दूसरी बात करनी नहीं है, दूसरी बात के ऊपर आपने डिटेल में गुफ्तगू नहीं करनी। अगर आप एग्जामिनर कहता है, पेपर में एक क्वेश्चन आता है ऐसे का टॉपिक कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉलन आ चैलेंज और अपॉर्चुनिटी, तो आपने एक साइड पे खड़े हो जाना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चैलेंज है। कैसे? उसकी सपोर्ट में 4 पॉइंट्स दें और फिर काउंटर आर्गुमेंट एक ही प्रगाव दे दें कि ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। या अगर आप कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक अपॉर्चुनिटी है तो उसकी फेवर में 4 पॉइंट्स दें और काउंटर आर्गुमेंट में एक ही प्रगाव लिख दें कि ये चैलेंज भी साबित हो सकता है। तो आपका मसला ही हल है, आपने एक ही साइड लेनी है। अगर कोई आपसे, अगर किसी के पास आप मेहमान जाएं और वो आपसे पूछे कि आप चाय पियेंगे या मिल्क शेक, तो आपका मसला ही हल कर दिया उसने। आप चाय बता दें या मिल्क शेक बता दें। आप ये भी कह सकते हैं, अगर मेरी तरह के स्मार्ट बंदे हैं, आप कहें कि मैं चाय भी पसंद करता हूँ लेकिन मिल्क शेक भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। इसका मतलब है आप स्मार्ट हैं, आप दोनों चीजें पसंद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मिल्क शेक आपको पहले मिल जाए, चाय बाद में मिले। एक आर्गुमेंटेटिव है, ये तो एक फॉर्म में मैंने बात की है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जिसमें वर्ड आर होता है या क्वेश्चन मार्क एंड पे होता है, उसमें आपने एक ही स्टांस चूज करना होता है और उसकी फेवर में 4 पॉइंट्स देने होते हैं। और जो काउंटर आर्गुमेंट होता है, जो उसके अपोजिट बात हो सकती है, उस पे एक ही पैराग्राफ लिख के आपने कंक्लूड कर देना होता है ऐसे। यानी इतना लेंथी ऐसे नहीं बनता। और एग्जामिनर आपके आर्गुमेंट्स को की वेटेज को देखते हुए कि कितने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लिखते हैं आप पास कर देता है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लाजमी चूज करो। अब दूसरे ऐसे जो मैंने कहा है कि पीपीएससी में या तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का ट्रेंड है या फिर एनालिटिकल ऐसे होता है। एनालिटिकल ऐसे क्या होता है? सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, कॉलन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड का वर्ड अगर आता है तो सादा से अल्फाज में समझ लें कि ये एनालिसिस करना है आपने कि सोशल मीडिया इन पाकिस्तान को देखते हुए, इस पस मंजर को माइंड में रखते हुए,
आप बताएं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या है। आप चैलेंजेस को भी आपने एनालाइज करना है, सॉल्यूशंस को भी आपने एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, दिमाग में एनालिटिकल अप्रोच के जरिए बताना है कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं, सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। तो अब आपने चैलेंजेस भी चार लिखने हैं, सॉल्यूशन भी चार लिखने हैं। तो ये एनालिटिकल ऐसे है, ये ऐसे भी अच्छे नंबर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चार चैलेंजेस के पैराग्राफ लिखेंगे सोशल मीडिया इन पाकिस्तान के, कि सोशल मीडिया को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। तो हर पैराग्राफ के अंदर आप एविडेंस देंगे, हर पैराग्राफ एक बड़ा मजबूत अंदाज में पैराग्राफ चार लिखे जाएंगे, फिर उन्हीं चारों के आप सॉल्यूशंस भी देंगे। तो आठ पैराग्राफ जहां चाहिए आपको। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या है, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या चैलेंज है, तो चैलेंज है तो आपने उसके चार आर्गुमेंट दिए, और काउंटर आर्गुमेंट में एक ही पैराग्राफ देखिए, ये सोल्यूशन भी बन सकता है अगर पॉपुलेशन को स्किल्ड किया जाए और एजुकेटेड किया जाए, ब्ला ब्ला, सिंपल। तो आपने एनालिटिकल ऐसे में ज्यादा लिखना होता है, तो कोशिश करें आर्गुमेंटेटिव ऐसे चूज करें। एग्जामिनर ज्यादा नंबर देता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। चार बातें हो गई। पांचवी बात, अगर आप इस बात पांचवी बात पे करबंद रहने की कोशिश करते हैं 4 और 5 जुलाई को, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पेपर पास करके आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, याद रखें, एक मकान दीवारों का मजमुआ होता है, दीवारें बाहम जोड़ी हुई ईंटों का मजमुआ होती है। एक ऐसे डिफरेंट पैराग्राफ्स का मजमुआ होता है, और हर पैराग्राफ डिफरेंट सेंटेंसेस का मजमुआ होता है। सादा सी बात, एनालॉजी समझ आ गई होगी आपको। आपका ऐसे कुछ भी नहीं है एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर के अलावा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके ऐसे के अंदर 11 पैराग्राफ हैं, तो अगर आप 10 पैराग्राफ को छुपा लें, तो एक पैराग्राफ एक बेसिकली एक ऐसे है, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर चौथा पैराग्राफ। ये 11 पैराग्राफ आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, और हर पैराग्राफ आप इस तरीके से लिखें कि उसका एक इंट्रोडक्शन हो, और उसका दरमियान में उसका कोई एक्सप्लेनेशन हो, उसका एविडेंस दें और उसको कंक्लूड करें। यानी कि आपका ऐसे पास हो सकता है अगर आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बेहतर हो। तो आपने हर पैराग्राफ को तवज्जो देनी है। और हर पैराग्राफ को कैसे तवज्जो देनी है, पैराग्राफ को लिखने का तरीका होता है पील मेथड, जो मैं अपने सीएसएस और पीएमएस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, एएसजे डीएसजे में जितने भी कैंडिडेट्स मुझसे इंग्लिश ऐसे की कोचिंग ले रहे हैं, ले रहे थे, या आगे सीएसएस पीएमएस में जो मुझसे कैंडिडेट्स कनेक्टेड होंगे, मैं हमेशा कैंडिडेट्स को ये बताता हूं कि आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, पील मेथड, PEEL, पील। हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो सिंपल हो, वो लंबा ना हो, वो कोशिश करें कि वो आधी लाइन का हो या मैक्सिमम एक लाइन का हो, और वो होता है पॉइंट। पील, PEEL, पील। पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, लिंक, चार लफ्ज है। पील, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, लिंक। अभी समझाता हूं, इन चार चीजों पे अमल करेंगे आपका पैराग्राफ बन जाता है। सबसे पहली बात, पॉइंट। पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो पॉइंट है, वो आपका आर्गुमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप चैलेंज का पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आप बताते हो कि सोशल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया टाइम को वेस्ट करता है। सोशल मीडिया वेस्ट इज प्रीशियस टाइम ऑफ कैंडिडेट्स, इंडिविजुअल्स। ये एक पॉइंट है, इसको सिंपल रखें। पहला सेंटेंस पॉइंट है, वो स्टांस है, वो आर्गुमेंट है, वो सिंपल होना चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसमें एक ही बात हो, एक ही सेंटेंस हो, छोटा सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, वो पॉइंट है। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन, इस बात की आप यहां पे वजाहत करेंगे 2 से 3 सेंटेंसेस में, अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में। पॉइंट, एक्सप्लेनेशन। आप ये जो बात आपने वजाहत कर दी है, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, साबित करने के लिए कोई एविडेंस दे। एविडेंस क्या हो सकता है, कोटेशन हो सकती है कि किसी किताब का हवाला हो सकता है, किसी राइटर का हवाला हो सकता है, कोई रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है, कोई रिसर्च इंडेक्स हो सकता है, कोई आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई रिसर्च इंडेक्स होगा, कोई रिपोर्ट होगी, कोई कोटेशन होगा, किसी किताब का हवाला आपको आता होगा, किसी अखबार में किसी कॉलम का हवाला आता होगा, तभी आप एविडेंस दे सकते हैं। नहीं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक जैम्स बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स हैं, आपको पता है आजकल लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी यूज करते हैं, उसकी वजह से टाइम का वेस्ट। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन भी एविडेंस बन सकती है। तो पॉइंट, पहला सेंटेंस, सादा सा सेंटेंस।
छोटा सा सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन 2 से 3 सेंटेंसेस में, कोशिश करें 3 से ज्यादा ना हो। इसी पॉइंट की आपने एक्सप्लेनेशन करनी, इररिलेवेंट बातें नहीं करनी, इसी बात की एक्सप्लेनेशन में वो बातें करनी है, आसान आसान अल्फाज में। यहाँ पे एविडेंस दे दें, ऑब्जर्वेशन दें, रिसर्च रिपोर्ट दें, रिसर्च इंडेक्स दें, किसी किताब का, किसी ऑथर का कोटेशन दे दें। एविडेंस आपने दे दिया, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस। अब इस ये जो आखिरी बात है जिसको मैं लिंक कहता हूं, PEEL, पील, ये जो लिंक है इसका मतलब ये है कि आपने पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस दिया था, जो पॉइंट था, इसको आप कंक्लूड भी कर रहे हो, और इस तरीके से कंक्लूड कर रहे हो कि ऐसे का जो टॉपिक था वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो। लिंक का मतलब ये है कि आपने पैराग्राफ को, यानी पॉइंट को जब आप कंक्लूड कर रहे हो, यानी अपने पैराग्राफ को जब आप एंड कर रहे हो, पैराग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ था, पॉइंट से, अब इसको आप कंक्लूड कर रहे हो, ये पहला सेंटेंस, ये आखिरी सेंटेंस, इसके दरमियान में जहां 3 सेंटेंसेस आगे होंगे एक्सप्लेनेशन के, 1 2 सेंटेंस आगे होगा एविडेंस का, अब यहां पे आखिरी सेंटेंस आ रहा है पैराग्राफ का। आखिरी सेंटेंस क्या होता है पैराग्राफ का, उसमें कंक्लूड करते हो इस पॉइंट को, यानी इस बात को आप यहां कंक्लूड करते हो ऐसे अंदाज में कि आपका जो ऐसे का टॉपिक है उसके साथ को लिंक कायम हो जाए। PEEL, पील, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, लिंक। लिंक कैसे करेंगे, ऐसे अल्फाज से पैराग्राफ को एंड करेंगे, दस, हेंस, देयरफॉर, कंक्लूड करते हुए आपने कोशिश करनी है कि लिंक करें, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि वो जो आपका ऐसे का टॉपिक था जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, उसका उस टॉपिक में से कोई एक लफ्ज तो उसमें कम से कम इस्तेमाल हो, ताकि हर पैराग्राफ जब एंड हो रहा हो तो आपको टॉपिक के साथ जुड़े रखे। हर पैराग्राफ का जब एंड इस तरीके से आप करेंगे तो आपका पूरा ऐसे रेलेवेंट नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, कॉलन, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। आप पैराग्राफ का एंड कर रहे हैं, हेंस देयरफॉर, thus इट इज प्रूव्ड फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। वहां पे सोशल मीडिया का लफ्ज इस्तेमाल करें, कुछ चैलेंज का लफ्ज इस्तेमाल करें अगर चैलेंज का पैराग्राफ है, सोल्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल कर दें अगर सोल्यूशन का पैराग्राफ लिख रहे हैं। कम से कम आपका पैराग्राफ का जो आखिरी सेंटेंस है जिसमें आपने बेसिकली पॉइंट को कंक्लूड करना है, उसमें ऐसे का जो टॉपिक है उसमें से कोई 1 2 लफ्ज इस्तेमाल वहां लाजमी करें, ताकि आपका पैराग्राफ, हर पैराग्राफ अपने कंक्लूजन के ऊपर, हर पैराग्राफ अपने इख्तिताम के ऊपर लगे कि ये आप टॉपिक से बंदा हटा नहीं है, ये बंदी हटी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 पॉइंट हो चुके हैं कि हर पैराग्राफ के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, और हर पैराग्राफ की लेंथ आपने 8 से 9 सेंटेंस, 9 की तरफ भी ना जाए, 8 सेंटेंस से ज्यादा ना लिखे पैराग्राफ। मैंने चूंकि मैं ऐसे की CSS, PMS, ए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, SDO पैरा, तहसीलदार, ASJ, DSJ, तमाम जो PPSC के इंग्लिश एसेस होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, मैं उसके लिए इंग्लिश ऐसे की एवेल्यूशन करता रहता हूँ। मैं मल्टीपल टाइम्स ऐसे स्टूडेंट्स देखता हूँ जो एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, उनका पहला सेंटेंस के अंदर ही 3 सेंटेंसेस होते हैं, यानी 3 सेंटेंसेस को जोड़ के उन्होंने एक सेंटेंस लिखा होता है। दैट इज नॉट पॉइंट। पॉइंट शुड बी स्पेसिफिक, पॉइंट शुड बी कंसाइज, पॉइंट शुड बी प्रिसाइज, पॉइंट शुड बी सिंपल। ये पॉइंट से क्या मुराद है, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस सिंपल हो, आगे 2 3 सेंटेंसेस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो आपस में जुड़े हुए हो उसकी वजाहत करें, आगे एविडेंस दें और उसको कंक्लूड करें, 8वें सेंटेंस में उसको कंक्लूड करें। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बात करनी है ट्रैफिक जैम की, तो गाड़ियां ज्यादा हैं पाकिस्तान में, गाड़ियां टकराती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं, लोग अस्पताल में जाते हैं, लोगों के अस्पताल में बड़े पैसे लगते हैं, लोगों की तीमारदारी के लिए लोग आते हैं, लोग अफसोसनाक हालात हो गए हैं, लोग मरते जा रहे हैं, लोग इबरत नहीं पकड़ते, लोगों को ऐसा करना चाहिए। वजाहत नहीं करनी, आपने लस्सी नहीं बनानी, बात को लॉन्गे, आपने बात को लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है, टू दी पॉइंट बात करें। पहला पॉइंट दें, उसकी एक्सप्लेनेशन 2 3 सेंटेंसेस में करें, एविडेंस दें और कंक्लूड करें, बात खत्म करें, अगले पैराग्राफ की तरफ चलें। तो ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पील मेथड को फॉलो करते हुए ये 5 बातें होंगी। छठी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंग्लिश ऐसे हो, ASJ का या DSJ का, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। आप ये CSS का ऐसे नहीं है, आपके पास 3 घंटे नहीं है। 2 घंटे का मतलब है 1 घंटा 120 मिनट, और 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट।
अब अगर आप भागना शुरू करें, एक बंदा 120 मिनट भागता है और एक बंदा 180 घंटे, सॉरी, एक बंदा 120 मिनट भागता है यानी 2 घंटे, एक बंदा 3 घंटे भागता है, तो 2 घंटे वाला भागने वाला बंदा अगर सपोज 50 किलोमीटर करता है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो 3 घंटे भागने वाला बंदा हो सकता है 70 किलोमीटर कर ले या 60 किलोमीटर कर ले, वो हमेशा आपसे आगे होगा, उसके पास टाइम ज्यादा है। तो टाइम ज्यादा है तो वो आपसे आगे निकलेगा, वो आपसे प्रभाव भी ज्यादा लिखेगा। तो 2 घंटे के ऐसे के अंदर टाइम कम है। ये सीएसएस का 3 घंटे का ऐसे नहीं है। आपने टाइम को वाइजली स्मार्टली यूटिलाइज कर। अब आपका टाइम कैसे आपके हाथों से, रेत हो ना हाथ में और वो नीचे गिरती रहती है, पता ही नहीं चलता। 2 घंटे का ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो ऐसे ऐसे आपके हाथों से निकलेगा। आपने क्या करना है, उस 2 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है। पहले पहले जो आपके पास 4 से 5 टॉपिक होंगे, उनमें से आपने वो टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर आपको ज्यादा डाटा आपके माइंड में, वो टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर आपने पहले कभी प्रैक्टिस की है। अगर आपने प्रैक्टिस की नहीं है तो आपका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है ना। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है और वो कोई टॉपिक नहीं आया, फिर कोशिश करें कि वो टॉपिक चूज करें। अगर तो कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो आपने प्रैक्टिस की है, वो लिखें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर तो आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा टॉपिक अच्छी तरह डील कर सकते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक सिर्फ पढ़ते रहे हैं, लिखे लिखा नहीं है, तो आप यू आर ऑलरेडी ऑन अ डिसएडवांटेजियस एंड। अगर आपने तैयारी की है, पहले ऐसे लिखा है और अब आपके सामने ऐसे ऐसा आ गया है, 3 4 टॉपिक्स आए जो चारों के चारों टॉपिक्स आपके लिए न्यू है, तो कोशिश करें वो टॉपिक चूज करें जिसके ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस भी लिखने हैं, सोल्यूशन भी लिखने हैं, या कोई ऐसा आर्गुमेंटेटिव ऐसे आया है जिसके ऊपर आपके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स बन सकते हैं, वो टॉपिक चूज करें जिसके ऊपर आप रिलेटिवली अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इन चारों टॉपिक्स पे नहीं लिख सकता, फिर भी आपने सावधान आपने फी भरी है, आपने कुछ पे करके आप एग्जामिनेशन सेंटर तक गए हैं, आपने वहां टाइम स्पेंड करना है, तो कोशिश करें कि उन चारों में से किसी ऐसे टॉपिक का इंतखाब करें जिसमें आप रिलेटिवली अच्छा लिख सकें। तो सबसे पहले आप टॉपिक का सिलेक्शन करें। 3 4 मिनट लग जाए कोई इशू नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने सही टॉपिक का इंतखाब किया, वो आपको पास करवा सकता है। अगर आपने गलत टॉपिक का इंतखाब कर लिया, कोई और टॉपिक चूज करना था, आपने गलत टॉपिक चूज कर लिया, तो आपको फेल करवा देगा। पूरे 2 घंटे आप यही सोचते रहेंगे, मुझे ये टॉपिक नहीं चूज करना चाहिए था, मुझे वो दूसरा करना चाहिए था, मैं इसके ऊपर अब क्या लिखूं। अब तो मैं आधा लिख चुका हूँ या लिख चुकी हूँ, अब उसको कैसे खत्म करके दोबारा चूज करूं, आधा टाइम तो गुजर गया है। अच्छा डिसीजन करें, 5 मिनट लगा दे कोई इशू नहीं है, तो 5 मिनट तो आपके टॉपिक की सिलेक्शन पे लग जाएंगे। फिर उसके बाद जो टॉपिक आपने चूज कर लिया है, आखिरी पेज पे जाए, जो आंसर शीट है जो राइट मोस्ट साइड पे, आपने आखिरी 2 पेजेस को 3 पेजेस को स्पेसिफाई कर दें। बहुत ज्यादा शीट्स होती हैं, आखिरी 2 3 पेजेस के ऊपर आप देखें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। जो भी फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आ रहा है उस टॉपिक को जो आपने चूज कर लिए, वो लिखते जाएं बुलेट्स की फॉर्म में। चाहे वो चैलेंज की बात है, चाहे वो सोल्यूशन की बात है, चाहे वो इंट्रोडक्शन में बात लिखेंगे, चाहे वो कंक्लूजन में लिखेंगे, बुलेट्स की फॉर्म में, सेंटेंसेस ना लिखे, बुलेट्स की फॉर्म में लिखे। आप बुलेट्स की फॉर्मूले के हो सकता है 25 बुलेट्स लिख लें आप। अब उस 25 में से आप देखें कि टॉपिक की डिमांड क्या है, चैलेंजेस, तो उसमें देखें चैलेंजेस कौन से हैं, उनको इकट्ठा कर लें। टॉपिक की डिमांड में सोल्यूशन भी है, उनसे वो जो पॉइंट्स आप लिखें उनमें से सोल्यूशन कौन से बन सकते हैं, उनको इकट्ठा कर लें। इंट्रोडक्शन में कौन सी बात लिखेंगे आप, पूरे ऐसे क्या उधर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और कंक्लूजन का पैराग्राफ, उसके अंदर पूरा ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, चाहे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो चाहे कंक्लूजन का पैराग्राफ हो। तो आपने ऐसे के अंदर जो चैलेंजेस लिखने हैं, जो सोल्यूशन लिखने हैं, वो इंट्रोडक्शन में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए और कंक्लूजन के पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो आप सोचें कि आपने चैलेंजेस इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी कौन सी बन सकती है। तो ये रफ आउट, ये आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसकी रफ आउटलाइन ड्रा करनी है, और उसको जब आप फाइनल आउटलाइन ड्रा करेंगे, तो उस वक्त अब आपके आधे घंटे से 45 मिनट गुजर चुके होंगे। अगर आपने आधा घंटा और 45 मिनट भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने पीएमएस के अंदर 55 मिनट लगाए थे ऐसे की आउटलाइन ड्रा करने में। क्यों? 2 घंटे का ऐसे होता है पीएमएस में भी, और पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 55 मिनट क्यों लगाए? क्योंकि आपका, जब भी कोई लड़कियों की मैं अगर बात करता हूँ, लड़कियां अपने फेस के ऊपर अगर कोई एक्नी हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो फेस के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं। ये फेस हमारा लोग पहले देखते हैं, फिर मैनिक्योर पेडिक्योर भी होता है, आपका पाँव भी लोग देखते हैं, आपके हाथ भी देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है पहले, अब मैनिक्योर पेडिक्योर की तरफ लोग बढ़ गए हैं। लोगों का पहला इंटरेक्शन किसके साथ होता है? आपके चेहरे के साथ। अगर यही प्रेजेंटेबल नहीं है, तो लोग आपके साथ कहाँ बात करेंगे। अगर कोई खाना देखना हो तो खाने की पहले प्रेजेंटेशन दी जाती है, देखी जाती है कि अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो आप उसका, किसी खातून की समझदारी चेक करनी हो तो उसका किचन और उसका वॉशरूम चेक किया जाता है कि उनका वॉशरूम की उसने कितनी सफाई रखी हुई है, और किचन की। अगर आप किसी के घर में मेहमान जाएं तो आप देखते हैं कि खाना किस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है तो आपका तासर अच्छा नहीं जाता। तो आपने
मैंने 55 मिनट क्यों लगाए अपने पीएमएस की आउटलाइन के ऊपर? क्योंकि एग्जामिनर की तवज्जो पहले आपकी आउटलाइन पे जाती है। वो आपकी आउटलाइन को, उसने खुद कहा है कि लिखें, और इंस्ट्रक्शन के अंदर वो आपकी आउटलाइन देखते हैं। अगर आउटलाइन से वो इंप्रेस होता है, अगर आउटलाइन इंपैक्टफुल है, स्ट्रांग है, तो वो उसका आप हार्ट को, उसका हार्ट पसीज, उसका दिल पसीज जाता है, उसका दिल मोम हो जाता है, उसका दिल नरम हो जाता है आपके लिए। वो आप उसका कॉन्फिडेंस विन कर लेते हो, आप उसकी तवज्जो को कैप्टिवेट कर लेते हो। तो आप अपनी आउटलाइन पे, मैं ये नहीं कहता कि पूरा घंटा या 55 मिनट लगाएं, लेकिन कम से कम आप आधे घंटे से 40 मिनट तक चले जाएं, 30 से 35 मिनट तक आउटलाइन पे सोचते ना रहें। सबसे पहले टॉपिक इंतखाब करें, फिर फौरन उसकी बुलेट्स बनाएं, जो माइंड में आ रही हैं, जो चीजें भी आ रही हैं। जरूरी नहीं कि पहले चैलेंजेस पे सोचें फिर बाद में सोल्यूशन पे सोचें। जो भी चीजें आ रही हैं लिखते जाएं। जो चीजें लिख लेंगे उसके बाद देखें कि इसमें चैलेंजेस कौन सी बातें हो सकती हैं, उनको इकट्ठा कर ले। सोल्यूशन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, उनको इकट्ठा कर ले। इंट्रोडक्शन में कौन सी बातें लिखूंगा, उनको इकट्ठा कर ले। सोल्यूशन में, कंक्लूजन में कौन सी बात लिखूंगी या लिखूंगा, वो इकट्ठी कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो सारी चीजें मरबूत हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। फिर एक रफ आउटलाइन बनाए, उसमें सेंटेंसेस लिखें। अगर आपको लगता है कि उसकी नोक पलक संवारने की बात है, अभी जरूरत है, उसकी नोक पलक संवारें, उसको फिनिश करके पहले पेज पे लेके आए। इसमें अगर 45 मिनट लग जाते हैं तो गेम इज नॉट ओवर। आपके पास अभी भी 1 घंटा 15 मिनट बाकी होंगे। अगर आपकी बेहतरीन आउटलाइन लिखी गई है 40 45 मिनट में, तो आपकी आधा काम हो गया है, आधी तो आप कामयाबी हासिल कर चुके हैं सिर्फ 45 मिनट। बाकी 1 घंटा 15 मिनट में आपने कोई नई बात नहीं करनी। उसी आउटलाइन को फॉलो करते हुए चैलेंजेस के पैराग्राफ लिखने हैं, उसी आउटलाइन को फॉलो करते हुए सोल्यूशन पैराग्राफ लिखने हैं। और हर पैराग्राफ का आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा, हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है, वो कौन सा होगा, जो आपकी आउटलाइन से आ रहा होगा, वही चीजें वहां लिखनी है, ताकि पता चले कि आपने आउटलाइन कोई और चीज और एक्चुअल ऐसे में कुछ और नहीं लिखा, बल्कि आउटलाइन को ही फॉलो किया। तो आउटलाइन आपके लिए टाइम बचाती है, आउटलाइन आपको ट्रैक पे लेके आती है, आउटलाइन आपको डिरेल नहीं होने देती, आउटलाइन आपको रेलेवेंट रखती है। अगर आपकी आउटलाइन आपके ऐसे में वाकई रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो आपकी आधी गेम फिर, यू आर अगेन क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेस। तो आपने 30 35 मिनट तक, 40 मिनट तक जा सकते हैं जबरदस्त आउटलाइन लिखने में। पहले उसका टॉपिक इंतखाब, रफ आउटलाइन, क्लीन नीट आउटलाइन, उसको पहले जाके जब लिखेंगे तो 40 45 मिनट अगर हो जाए, तो आपने अपने हाथ नहीं फुलाने, या आपने परेशान नहीं होना, हाथ कांपने नहीं हो। अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो दरूद पाक पढ़ें। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सनम की जात पे अक़दस पे दरूद पाक भेजें। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो हज़रत ईसा को याद करें। और चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे आपको किसी भी मजहब से रखते हैं, आप अल्लाह को याद करें जो आपका क्रिएटर है, और करेज मांगे उससे, मस्टर ऑफ द करेज, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह विल हेल्प यू। दुरूद पाक पढ़ो, गहरे सांस लें, पानी की बोतल पड़ी है तो पानी पिए। अब 45 मिनट खत्म हुए, 1 घंटा 15 मिनट पड़े हैं, आपके हाथ में है टाइम। आप यूटिलाइज करें। कैसे यूटिलाइज करेंगे? अगर आपको लगता है कि मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, 1 घंटा 15 मिनट बचे हैं, तो आप पैराग्राफ की लेंथ कम रखिएगा, आप कर सकते हैं। खास तौर पे वो लोग कर सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस होती है। जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती वो भी कर सकते हैं, अगर वो, दे इफ दे होल्ड, इफ दे रिमेन विजिलेंट, इफ दे रिमेन पेशेंट, इफ दे रिमेन कूल काम, अगर वो अपने जज्बात पे कंट्रोल करना सीखते हैं, कर सकते हैं। 6 बातें हो गई। सातवीं बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं मल्टीपल कैंडिडेट्स के, सीएसएस के, पीएमएस के, और मुख्तलिफ जो एग्जाम अभी जो हो रहा है 4 जुलाई को और 5 जुलाई को, कैंडिडेट्स की इंग्लिश ऐसे चेक करता हूँ। कैंडिडेट का एक पैराग्राफ होता है, दूसरा पैराग्राफ होता है, तीसरा पैराग्राफ होता है, चौथा पैराग्राफ होता है। ये चारों पैराग्राफ चैलेंजेस के होते हैं, इनके दरमियान में कोई रब्त ही नहीं होता। अगर पहले पैराग्राफ में उन्होंने वेस्टेज ऑफ टाइम की बात की है, तो दूसरे पैराग्राफ में आप लिखें कि अपार्ट फ्रॉम वेस्टेज ऑफ टाइम, कॉमा, और अगली बात लिखें। रब्त पैदा हो, कनेक्शन पैदा हो, कोहेरेंस पैदा हुई, कनेक्टिविटी है, मरबूत है, लिंक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो सादा सी बात मैं बताता हूं कि अगर चैलेंज का पहला पैराग्राफ लिखा है आपने, तो उसके शुरू में लिखें फर्स्टली, कॉमा, अब बात लिखें। सेकंड पैराग्राफ के शुरू में लिखें सेकंडली, कॉमा। थर्ड पैराग्राफ के शुरू में लिखें थर्डली, कॉमा। चौथे पैराग्राफ के शुरू में लिखें फोर्थली, कॉमा। अब फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, अगर 4 पैराग्राफ हम लिखे हैं, तो इनके आपस में रब्त पैदा हो गया। एग्जामिनर देखेगा, पेपर चेक कर, पहला पैराग्राफ ये है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये एक रब्त में बना चल रहा है। अब आपने 4 पैराग्राफ चैलेंजेस के लिख दिए, अब आपने लिखने हैं सॉल्यूशंस। अब वहां पे फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली ना लिखें, क्योंकि फिर तो क्या होगी, मोनोटनस होगी, मोनोटनी पैदा हो जाएगी। वहां आप लिखें फर्स्ट कॉमा, सेकंड कॉमा, थर्ड कॉमा, फोर्थ कॉमा, यानी हर पैराग्राफ के शुरू में आप फर्स्ट कॉमा, फिर दूसरे पैराग्राफ के शुरू में सेकंड कॉमा, फिर थर्ड पैराग्राफ,
में शुरू लिखे थर्ड कामा, ये भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और चीजें हैं, फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली और चीजें हैं। अगर आप एक चैलेंज के पैराग्राफ में फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली से आपने पैराग्राफ का स्टार्ट किया, तो सोल्यूशन के पैराग्राफ में वो तरीका अपनाएं जो मैंने बताया पहले, कि अगर पहले पैराग्राफ में आपने ये कहा है कि पॉलिसीज मुतारफ करवानी चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में अगर आपने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो आप पहले पैराग्राफ में अगर आपने चेक्स एंड बैलेंस की बात की है, दूसरे पैराग्राफ में अकाउंटेबिलिटी की बात की है, या मिसाल के तौर पे पहले पैराग्राफ में आपने रिफॉर्म्स की बात की है, दूसरे पैराग्राफ में आपने बात की है अवेयरनेस की, तो आप लिखें कि अपार्ट, पहले पैराग्राफ में रिफॉर्म्स की बात होगी, सिंपल से सेंटेंस से स्टार्ट करने पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में लिखें कि अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू रिफॉर्म्स, कॉमा, और अगली बात लिखें कि अवेयरनेस मुतारफ करवाएं। तो आप पिछले पैराग्राफ में जो बात हुई है उसका जिक्र करके इन एडिशन टू लिख के, इन एडिशन टू रिफॉर्म, इन या अपार्ट फ्रॉम रिफॉर्म, कॉमन लिख के अगले पैराग्राफ की बात करें। यानी कि पिछले पैराग्राफ को छोड़े नहीं, उसको भी साथ मिलाएं, ताकि पता चले कि पिछले पैराग्राफ में क्या बात की गई है। तो मैं बात कर रहा था कि आपके जो पैराग्राफ हैं, चाहे चार पैराग्राफ हैं चैलेंजेस के और चार हैं सॉल्यूशंस के, इन चारों सॉल्यूशन के पैराग्राफ के आपस में दरमियान में रब्त होना चाहिए, और चार पैराग्राफ जो चैलेंजेस के हैं इनके दरमियान में भी रब्त होना चाहिए। पैराग्राफ आइसोलेटेड ना हो, डिस्कनेक्टेड ना हो, उनके दरमियान में रब्त हो, ये चारों में भी जुड़े हुए हों, ये चारों भी आपस में जुड़े हुए हों, और ये चार ये आपस में भी जुड़े हों, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन क्या होती है, मैंने ये बता दिया कि चारों पैराग्राफ चैलेंजेस के कैसे जुड़े होंगे। फर्स्टली से स्टार्ट करें, सेकंडली से स्टार्ट करें, थर्ड पैराग्राफ थर्डली से स्टार्ट करें, थर्डली की बात कामा, सेकंडली की बात कामा, फर्स्ट की बात कामा, और चौथे पैराग्राफ फोर्थली की बात कामा। ये चार पैराग्राफ फर्स्टली सेकंडली थर्डली फोर्थली लिखने से आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। ये सोल्यूशन के पैराग्राफ हैं जो मैं तरीकाकार बताया कि अगर यहाँ रिफॉर्म्स की बात हुई है तो इसके स्टार्ट में लिखें अपार्ट फ्रॉम रिफॉर्म्स, कॉमा, देयर इज नीड टू प्रमोट अवेयरनेस, ब्ला ब्ला। इसमें अगर कोई बात आपने की है अकाउंटेबिलिटी की, तो आप ये लिखें कि इन एडिशन टू अवेयरनेस देयर इज नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो आपस में जोड़े। अब ये चार पैराग्राफ सोल्यूशन की भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये चार पैराग्राफ चैलेंजेस की भी आपस में जुड़े हुए हैं। चैलेंजेस से सोल्यूशन की तरफ जब आप जा रहे होंगे, चार पैराग्राफ चैलेंज के लिख के जब आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे, तो लिखें कि हैविंग डिस्कस्ड challenges of social media in Pakistan, comma, upcoming paragraphs would shed light on the solutions of social media in Pakistan. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ये एक ही सेंटेंस होता है और ये बताता है एग्जामिनर को कि आपने पहले क्या लिखा है और आप बाद में क्या लिखने जा रहे हैं। ये भी कनेक्टिविटी का एक तरीका है, ये भी कंजंक्शन का एक तरीका है, ये भी कोहेरेंस का एक तरीका है, ये भी ऐसे को मरबूत इर्तिबात के साथ लिखने का एक तरीकाकार। तो चार पैराग्राफ चैलेंजेस के लिख के जब आप सोल्यूशन का पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे, उसका स्टार्ट जहां से करें कि चार पैराग्राफ चैलेंजेस के लिखे गए, हैविंग डिस्कस्ड challenges of social media in Pakistan, comma, upcoming paragraphs would shed light on the solutions of social media, yeah, solutions of the aforementioned challenges. Having discussed challenges of social media in Pakistan, comma, upcoming paragraphs would shed light on the solutions of the aforementioned challenges. ये लिख के पहला चैलेंज, पहला सोल्यूशन का पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दे। इसको ट्रांजिशन कहते हैं। सात बातें हो गई। आठवीं बात, आपके ऐसे के अंदर तीन ऐसी चीजें हैं जो आपने इग्नोर नहीं की, आप फेल नहीं। आपने इग्नोर की, आप फेल हो। तीन चीजें कौन सी हैं? आउटलाइन लाजमी लिखें, पहले बता चुका हूं। इंट्रोडक्शन बहुत इंपैक्टफुल होना चाहिए, कंक्लूजन बहुत इंपैक्टफुल होना चाहिए। मैंने दोबारा आउटलाइन का जिक्र क्यों किया, बताता हूं। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये तीन चीजें आपने पूरे ऐसे की कामयाबी, सक्सेस इन तीन चीजों में छुपी है। बेहतरीन आउटलाइन लिखने के लिए मैंने कहा 40 मिनट लगा दें, नो इशू। अच्छी आउटलाइन होनी चाहिए। आउटलाइन चेक करेगा तो आपको फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दूसरी बात, आपके ऐसे कि वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को देख के डिसाइड कर देगा। पहले तो वो आधा डिसाइड तो कर लेता है आपकी आउटलाइन देख के, फिर वो चेक करता है कि क्या वाकई पास करूं इसको, फिर आपका इंट्रोडक्शन देखता है। अगर इंट्रोडक्शन भी आपका इंपैक्टफुल है तो पेपर में नंबर देने से पहले आपका वो कंक्लूजन लाजमी चेक करता है। तो कंक्लूजन भी आपका इंपैक्टफुल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे के अंदर आपके 11 पैराग्राफ है, तो उसमें पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं। ऑन एवरेज अगर आप हर पैराग्राफ के ऊपर 7 मिनट लगा रहे हो, 11 आपने पैराग्राफ लिखे हैं, 11 7, 11 × 7, 77 मिनट्स, यानी 1 घंटा और 7 मिनट। आप एक पैराग्राफ के ऊपर सपोज
8 मिनट लगा रहे हो, आपने 11 पैराग्राफ लिखे, 8 × 11, 88, आपने 1 घंटा 20 मिनट लगाया। अगर आप एक पैराग्राफ के ऊपर 5 मिनट लगा रहे हो, आपने 11 पैराग्राफ लिखे हैं, इसका मतलब है 55 मिनट, यानी कि 1 घंटा ऑलमोस्ट, आपने 1 घंटा लगाया। अब अगर हर पैराग्राफ पे आप 5 मिनट लगा रहे हो, तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के ऊपर आप 5 मिनट ना लगाएं, 8 से 10 मिनट लगाएं, और कंक्लूजन के पैराग्राफ के ऊपर भी आप 5 मिनट लगाएं, 8 से 10 मिनट लगाएं। याद रखें, आउटलाइन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आपके ऐसे में वो दो है, एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और एक कंक्लूजन का पैराग्राफ। आप कैंडिडेट्स मिस्टेक क्या करते हैं, आउटलाइन के ऊपर 40 मिनट लगा दिए, लिख दी गई, उसके बाद स्पीड मारते हैं जैसे वो किसी युटोंग टाइम पे जा रहे हैं, बखर से सपोज सरगोदा, या बखर से रावलपिंडी, या बखर से मुल्तान, या बखर से लाहौर। वो इतनी स्पीड मारते हैं कि उनका जो पहला पैराग्राफ होता है, जिसके ऊपर एग्जामिनर ने देखना होता है, जिसके ऊपर उसने डिसाइड करना होता है कि इस कैंडिडेट को पास करूं या फेल करूं, वो आपने उन्होंने इतनी तेजी के साथ लिखा होता है कि उसमें मिस्टेक्स होती हैं। आपने पहले पैराग्राफ के ऊपर 10 मिनट लगा देने। अगर आपके हर पैराग्राफ के ऊपर 5 मिनट लगाने का आपने सोचा हुआ है, ये टाइम मैनेजमेंट तो आपको पता होगा, आपको करनी चाहिए। पहले पैराग्राफ के ऊपर ज्यादा टाइम लगाए। और याद रखें, जब आपसे एग्जामिनर पेपर खींचे नहीं कि आप टाइम ओवर हो गया, नो, हमेशा पेपर खत्म करने के लिए 10 से 15 मिनट लाजमी बचा के रखें, टाइम मैनेजमेंट रखें। वो टाइम मैनेजमेंट के लिए हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट होगी, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपकी, फिर भी दरमियान में कोई आपने अगर कोई ब्लंडर कर दिया है, कोई मिस्टेक हो गई है, दैट इज अफोर्डेबल, दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज फोर्सीएबल, दैट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन पैराग्राफ आपके ऐसे का जो आखिरी पैराग्राफ है, दैट वुड बी डिसाइसिव, दैट वुड बी द लास्ट कार्ड विच यू वुड थ्रो इन द इन योर गेम। वो आपका आखिरी पत्ता है जो आपको पास करवा सकता है। उस पत्ते को आप ऐसे ना फेंकें, रैंडमली ना फेंकें, ऐसी इनडिफरेंस के साथ ना फेंकें, एक इररिस्पॉन्सिबल या केयरलेस एटीट्यूड के साथ आखिरी पत्ते को ना फेंके। आखिरी पत्ता फेंकने के लिए फिर 10 से 15 मिनट बचा के रखें। 15 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूं, 10 मिनट उस कंक्लूजन के पैराग्राफ के, और 5 मिनट क्योंकि पूरे ऐसे में हो सकता है कि आपके दिमाग में अल्फाज तेजी से आ रहे होते हैं, लिख उतनी जल्दी से नहीं रहे होते हो, तो आप कहीं मॉडल वर्ब की गलती, इज, आर, एम, द, विल बी, शैल बी, वाज, व्हेन, मस्ट, शुड, इसमें कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कहीं फुल स्टॉप ना लगाया होगा, कहीं आपने कॉर्नर लगाना था आपने सेमी कॉर्नर लगा दिया होगा, कहीं सेमी कॉर्नर लगाना था आपने कॉर्नर लगाना होगा, कहीं इन्वर्टेड का आवाज लिखने थे। तो वो चीजें बचाने के लिए, देखने के लिए 5 मिनट आप प्रूफ रीडिंग के लिए रखें। अगर वो 5 मिनट भी नहीं बचते, तो कम से कम 10 मिनट बचाएं आखिरी पैराग्राफ के लिए, क्योंकि आखिरी पैराग्राफ के ऊपर आप बेहतरीन तरीके से आपने सोच समझ के पूरे जो कुछ आप ऐसे में लिख चुके हैं उन बातों को रीइटरेट करना है मुख्तसर अल्फाज में। तो आपने 3 चीजों पे फोकस करना है, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। मेरा मतलब ये नहीं है कि बाकी पैराग्राफ पे फोकस नहीं करना, वो बातें मैं बता चुका हूँ कि हर पैराग्राफ के में पील मेथड फॉलो करें, हर पैराग्राफ में 8 से ज्यादा लाइनें ना लिखें, हर पैराग्राफ के अंदर शुरू में क्या होना चाहिए, पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस, लिंक, वो बता चुका हूं, उस पर दोबारा बात नहीं करूंगा। लेकिन हर ऐसे के अंदर 3 चीजों पे आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आउटलाइन के ऊपर 40 मिनट लगा दें, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के ऊपर 10 मिनट लगाएं, खास तौर पे अगर बाकी पैराग्राफ पे 5-5 मिनट लगा रहे, और कंक्लूजन पैराग्राफ के ऊपर ज्यादा टाइम बचा के रखें। 8 बातें। और 9वीं बात, कैंडिडेट्स की मेजॉरिटी ये सोचती है कि अगर हम जहांगीर वर्ल्ड टाइम नहीं पढ़ते, अगर हम फॉरेन अफेयर्स का कोई मैगजीन नहीं पढ़ते, अगर हम कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, कोई हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, हम इपनी की रिपोर्ट नहीं पढ़ते, हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़ते, हम सपोज हम कोई बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं आती, तो हम ऐसे फेल कर बैठेंगे। नो, दिस इज मिथ, this is misperception, this is misconception, this is totally irrational thought। आपका ऐसे कोई फैक्ट एंड फिगर का मजमूआ नहीं होता। ESSAY, ऐसे, ऐसे का अंग्रेजी में मतलब होता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब यह है कि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने जो क्रैमिंग करके रखी है किसी अखबार से, किसी आर्टिकल से, किसी एडिटोरियल से, जहांगीर वर्ल्ड टाइम से, या फॉरेन अफेयर से, या किसी रिपोर्ट से, और वो सारी की सारी रिपोर्ट, सारे के सारे फ्रैक्शन फिगर, सारे के सारे कोटेशन, सारी की सारी रिसर्च रिपोर्ट उसमें डाल दें। नो, एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ऐसे, ESSAY, ऐसे का मतलब होता है अटेम्प्ट, कि द वे यू अटेम्प्ट, द वे यू राइट, द वे यू अनफोल्ड, द वे यू ट्राई टू राइट थिंग्स, वो आपके एक्सप्रेशन, आपके एनालिसिस, आपकी आर्गुमेंटेशन, आपकी एक्सपोजिशन, आपकी आर्टिकुलेशन, आपके एक्सप्रेशन पे वो आपको नंबर देता है।
तो अगर आपके हर पैराग्राफ में कोई डाटा है, हर पैराग्राफ में कोई रिपोर्ट है, हर पैराग्राफ में कोई कोटेशन है, हर पैराग्राफ के अंदर कोई रिसर्च रिपोर्ट है, दैट इज एब्सर्ड, दैट इज इरेशनल, नो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका ऐसे, आपका क्रिएटिव वर्क नजर आना चाहिए। हर पैराग्राफ में डाटा नहीं देना। पूरे ऐसे में अगर आपने दो पैराग्राफ में भी डाटा दे दिए, दैट इज सफिशिएंट। बाकी पैराग्राफ में क्या करें? अपनी ऑब्जर्वेशन दें, जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को दुनिया भर में सराहा जाता है। जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने एक्सपीरियंस कहाँ कैसे किया होगा, आपने कोई पर्सनल अकाउंट नहीं बताना। हम पाकिस्तान में लोड शेडिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की के क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में मिस गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को या करप्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे। तो उस ऑब्जर्वेशन को कोट करें, दैट इज एविडेंस एक्चुअली। तो कैंडिडेट समझते हैं कि हर ऐसे के हर पैराग्राफ के अंदर आपका एविडेंस होगा, रिसर्च रिपोर्ट होगी, इंडेक्स होगा, फैक्ट्स एंड फिगर होगा, डाटा होगा, तब जाके ऐसे ऐसे बनेगा। नो, वो रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट में और ऐसे में फर्क होता है। रिपोर्ट क्या होती है? उसमें ग्राफ होते हैं, डायग्राम्स होती है, पाई चार्ट्स होते हैं, हर तरफ रेप्लीट विद, वो जो रिपोर्ट होती है दैट इज रेप्लीट विद डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड टेबल्स एंड नंबर, न्यूमेरिक्स एंड डिजिट्स। नो, नहीं करना आपने ये काम। आपने ऐसे के अंदर कोई एक दो पैराग्राफ में कोई रिसर्च रिपोर्ट है तो एक पैराग्राफ में लिख दें। एक ही पैराग्राफ में ठोसनी नहीं है हर चीज। एक पैराग्राफ में एक फैक्ट एंड फिगर दें, अगले पैराग्राफ में ऑब्जर्वेशन लिख दें, अगले पैराग्राफ में कोटेशन लिख दें। नहीं भी कोटेशन आती, नो इशू, खुद से क्रिएट करके कोटेशन लिखें। पता चल जाता है एग्जामिनर को कि ये कोटेशन आपने खुद बनाई है। और डाटा को भी क्रिएशन ना करें, डाटा को जनरेट ना करें कि आप कहें। कल मैंने एक स्टूडेंट का ऐसे चेक किया, आई वुड नॉट मेंशन हर नेम। उसने लिखा कि पाकिस्तान जो है वो 168 कंट्रीज में 142 नंबर पे है जेंडर पैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट, जेंडर, जो, सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। उसने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 168 कंट्रीज में 142 नंबर पे है। दैट इज टोटली फुलिश थिंग टू नरेट। 168 कंट्रीज की तो कोई इंडेक्सिंग हुई नहीं है, 193 कंट्रीज की हुई है। 193 कंट्रीज में पाकिस्तान 168 नंबर पे आता है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जो, अब इन चीजों का तो एक आम बंदे को भी पता होता है, और वो तो पेपर चेक कर तो एक मंझा हुआ खिलाड़ी होता है, जो जिसकी जिसकी जो जो मरने वाला होता है, जिसकी पूरी जिंदगी वो यही चीजें पढ़ के मतलब है कि गुजरी है। तो कहने का मतलब ये है, वो बड़ा मेच्योर होते हैं, वो अडल्ट होते हैं, वेल अकम्पलिश्ड बंदे होते हैं, उनकी पूरी जिंदगी गुजरी होती है ये चीजें पढ़ के। तो आपने डाटा खुद जनरेट नहीं करना। अगर कोई जनरेट करना आपके अंदर खुजली हो रही है, आप हाथों में आप कहते हो कि लाजिम मैंने कोई डाटा जनरेट करना है, तो ऐसी बात लिखें जो जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो समझ आए, जो स्मार्ट हो। कोशिश करें कि फैक्ट्स एंड फिगर अगर आपको नहीं आती तो ऑब्जर्वेशन से काम ले। कोई कोटेशन किसी किताब का हवाला, कोशिश करें कि अभी आपके पास 2-3 दिन है, आज 2 तारीख है, 3 तारीख आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, 4 तारीख की रात भी है। तो आप गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, सोशल मीडिया, विमेन एम्पावरमेंट, इन चीजों के ऊपर 5-7 टॉपिक जो हैं, इनके ऊपर कोई कोई एक एक रिपोर्ट, कोई एक इंडेक्स, एक एक कोटेशन, एक एक किताब, एक एक राइटर का हवाला देख ले। और ऑब्जर्वेशन तो आपको पता ही है कि हम लोग जो 20-30-40 साल के जो लोग होते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या क्या पाकिस्तान में हो रहा हो। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि आपने एक ऐसे के अंदर हर पैराग्राफ में डाटा नहीं देना। जरूरी नहीं है कि, अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन हर पैराग्राफ में डाटा नजर आएगा तो वो ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, वो रिपोर्ट बन जाएगी, वो फैक्ट एंड फिगर की रिपोर्ट बन जाएगी। ऐसे, इस चीज का नाम नहीं है। दैट दैट गिव्स द इंप्रेशन कि आप रटा लगाते हैं, आप क्रैमिंग करते हैं, आप रोट लर्निंग करते हैं। ऐसे का मतलब ये है कि अगर आपने वो डाटा यूज करना भी है तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने स्टांस, अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट या इंडोर्स करने के लिए डाटा का सहारा लिया जा सकता है, एविडेंस का सहारा लिया जा सकता है, कोटेशन पुट की जा सकती है। लेकिन मैंने कल कैंडिडेट का एक ऐसे चेक किया, उसमें कम से कम 10 से 11 कोटेशन थे। मैं बोर हो गया पढ़ते हुए। पूरे ऐसे के अंदर 1 से 2 कोटेशन सफिशिएंट है, स्टार्ट में दें, एंड पे दें, या किसी प्रोग्राम में एक सफिशिएंट है। एक पैराग्राफ, एक ऐसे के अंदर 2 से 3 जगह पे डाटा काफी है। एक पूरे पैराग्राफ के अंदर 1 से 2 जगह पे रिसर्च रिपोर्ट काफी है। बस ये 5 से 6 चीजें हो, 11 तो टोटल पैराग्राफ है। जरूरी नहीं है कि 4 पैराग्राफ चैलेंजेस के हैं तो हर पैराग्राफ में डाटा हो, 4 पैराग्राफ सोल्यूशन के हैं तो हर पैराग्राफ में डाटा हो, 8 जगह पे आप डाटा देंगे तो आपका ऐसे ऐसे बनेगा। नो, एक पैराग्राफ में ऑब्जर्वेशन दें, कहीं पे कोटेशन दे दें, आगे पैराग्राफ में फिर कोई रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दे दें। नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, ऑब्जर्वेशन से काम चलाएं। अपने आर्गुमेंट को इस तरीके से बिल्ड करें, डिस्क्राइब ऐसे करें इस बात को कि आपकी बात ही, आपके अल्फाज ही
सब्सटेंशिएट कर रही हूँ आपके आर्गुमेंट को, यानी कि आपके स्टांस को, यानी आपके पॉइंट को, जो आपका पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है। तो ये जो मैंने नावा पॉइंट बताया है, इसमें मैंने मिथ को ब्रेक किया है कि जरूरी नहीं है कि आपका पैराग्राफ भरा हुआ हो डाटा से तो तब जाके आप ऐसे पास करते हैं। आई हैव पास्ड CSS एंड PMS एंड तहसीलदार ऐसे with the help of my observations, with the help of one or two time or three time quoting statistics। अदरवाइज मैंने ऑब्जर्वेशन ली है और अपने अल्फाज से साबित किया कि यस, दिस इज माई वर्क, दिस इज माई क्रिएटिविटी। आई हैव नॉट क्रैम डाटा, आई हैव नॉट एक्सरसाइज रोट लर्निंग। मैं को रटन लगाता रहा चीजों के और वो लगा के लिख रहा हूं अपने अल्फाज से, मुअस्सर अल्फाज से, कंसाइज, कंसाइजली, प्रिसाइजली, और सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को आपस में जोड़ना है। तो डाटा भरा हुआ ना हो, पैराग्राफ हर एक पैराग्राफ में एक ही एविडेंस दें, उसमें तीन चार एविडेंस ना दें, कोटेशन भी एक ही पैराग्राफ में आ रही है, इंडेक्स भी उसी पैराग्राफ में आ रहे हैं, नो। पूरे पैराग्राफ में तीन से चार जगह पे अगर आपने एविडेंस दे दिए तो सफिशिएंट है। बाकी जगह पे आप एविडेंस से काम चलाएं, एविडेंस ऑब्जर्वेशन, बाकी जगह पे ऑब्जर्वेशन से काम चलाएं, ऑब्जर्वेशन भी आपका एविडेंस होती है। और वो भी डाटा कलेक्शन का एक टूल है। जो रिसर्च के कैंडिडेट्स हैं, जो लोग MPhil PhD को जो कर रहे होते हैं या मास्टर लेवल पे कर रहे होते हैं डाटा कलेक्शन, तो डाटा कलेक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन जो होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये भी एक डाटा का हासिल करने का एक तरीका है। तो आपने ऑब्जर्वेशन ली अपनी सोसाइटी से, दैट इज आल्सो एन एविडेंस। तो आपने हर पैराग्राफ के अंदर डाटा ठोसना नहीं है, अगर डाटा नहीं है तो क्रिएट नहीं करना, और हर पैराग्राफ में डाटा देना जरूरी भी नहीं है। जी, नौवीं बात कि आपने ऐसे को क्रिएटिव बनाना है, लगे कि आपने ये लिखा है, ये आपकी क्रिएटिविटी है। एग्जामिनर ऐसे नंबर, ऐसे ऐसे को पसंद करता है जिसमें ये रिफ्लेक्शन ना हो। अगर सपोज क्लाइमेट चेंज है, या करप्शन है, या गवर्नेंस है, या डेमोक्रेसी है, उस पे हजारों कैंडिडेट्स ऐसे लिख रहे हैं, हर कैंडिडेट डाटा डाल रहा है, हर कैंडिडेट रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा है, हर कैंडिडेट कोटेशन दे रहा है। आप कुछ यूनिक लिखें, आपके अपने अल्फाज हो, पता चले कि आप ये क्रिएटिविटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वां पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में मैं 9 पॉइंट कवर कर चुका हूं, कि अगर आपने अभी तक ऐसे नहीं लिखा, आज 4 जुलाई नहीं है, आज 5 जुलाई नहीं है, मेरी 10 बस्ता आपसे इस्तदा है, फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर इंटरेस्ट, अपने ऐसे एक ऐसे कम अज कम इंग्लिश का लिखे, उसकी आउटलाइन ड्रा करें। वैसे आपके पास टाइम है, आज भी दो, कल भी दो, लेकिन कल 3 तारीख होगी, तो आप कम से कम 4 पैराग्राफ की आउट, 4 ऐसे की आउटलाइन, 4 ऐसे का इंट्रोडक्शन, चारों ऐसे का कंक्लूजन लिखें और चेक करवाएं। अगर आपके पास कोई, आपके आसपास ऐसा बंदा नहीं है, यू कैन सेंड इट टू मी। अगेन आई वुड लाइक टू से कि आई वुड नॉट चेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट, डेफिनेटली आई वुड चार्ज यू अ वेरी मिनिमल, you know, I will, that would charge, that will not cost very expensive. I will charge a very economical. I will evaluate your writing on your, for ऐसे आउटलाइन। आई वुड चेक यूर 4 इंट्रोडक्शन, 4 कंक्लूजन। या आप मुझे 2 चैलेंजेस और 2 सोल्यूशन किसी पैराग्राफ, किसी ऐसे के लिख के चेक करवाएंगे, तो मुझे आइडिया होगा कि आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ कितना है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, आउटलाइन ऐसे कैसे ड्रा करते हैं। तो आप अपने ऐसे को एवेल्युएट करो। मिनिमम चार्जेस के ऊपर मैं आपकी, ये जो 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन, मैं आपके ऐसे को एवेल्युएट कर सकता हूँ। और इन द फ्यूचर अगर आप CSS और PMS एस्पिरेंट है, या तहसीलदार की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मुझसे रब्ता करने के लिए इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में देखें, पहला जो लिंक होगा उसमें मेरा एक पोस्टर होगा, उस पोस्टर में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे अपने आउटलाइन को, अपने इंट्रोडक्शन को, अपने कंक्लूजन को एटलीस्ट एक ऐसे फुल लेंथ चेक करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपने आउटलाइन को या इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को तो लाजमी चेक करवाएं। शॉर्ट क्या है तरीका, तरतीब कि आउटलाइन लिखें एक पैराग्राफ की, एक ऐसे की, उस पर इंट्रोडक्शन लिखें और कंक्लूजन लिखें और चेक करवाएं। एक पैराग्राफ की एक ऐसे है, उसकी आउटलाइन लिखें और चेक करवाएं, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि आपने, आपको पास करना एग्जामिनर ने या फेल करना है। एक ऐसे उठाएं, उसकी आउटलाइन लिखें और उसके 2 पैराग्राफ चैलेंजेस के और 2 सोल्यूशन के लिखें, उनके दरमियान में ट्रांजिशन दें और चेक करवाएं। ये काम कितने टाइम में हो सकता है? 1 घंटे में हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में भी तो आप लिखना है ना 2 घंटे, उससे पहले लिखें, चेक करें, टाइम मैनेजमेंट चेक करें। और बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप फुल लेंथ ऐसे लिख के चेक करें। अगर आप मुझसे इंग्लिश ऐसे एवोल्यूशन के लिए रब्ता करें, तो आपका एक फुल लेंथ इंग्लिश ऐसे, आई विल चार्ज ₹500 फॉर दैट। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर इंग्लिश ऐसे एवोल्यूशन, जिसमें आपकी आउटलाइन, आपका सारे पैराग्राफ पूरा फुल लेंथ ऐसे, या आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, या आपका आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन, 2 पैराग्राफ कंक्लूजन के, सॉरी 2 पैराग्राफ चैलेंजेस के, 2 सोल्यूशन के और एक कंक्लूजन का, ये चेक करवा सकते हैं। या एक आउटलाइन और उसी का 2 पैराग्राफ चैलेंजेस के, 2 सोल्यूशन के और कंक्लूजन,
या आउटलाइन, दो चैलेंज के प्रकार, दो सोल्यूशन प्रकार, ये चेक करवा सकते हैं। तो आप, इट इज अप टू यू कि इट इज योर डिस्क्रिप्शन कि आप कैसे क्या चीज एवेल्युएट करवाते हैं। जब आप एवेल्यूशन करवाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आउटलाइन में क्या नक्स है, क्या लूप होल्स हैं, क्या लैकुनास है, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अभी इंप्रूव कर लेंगे तो एग्जामिनेशन हाल में वो गलतियां नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं आपका पैराग्राफ स्ट्रक्चर चेक करूंगा तो बताऊंगा कि आपका पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस और लिंक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके पैराग्राफ आपस में सही तरीके से कनेक्टेड है, मैं ये चेक करूंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके पैराग्राफ के अंदर आपकी जो वर्डिंग है वो आप प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं, आपके आर्गुमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, क्या आपको पैराग्राफ की लेंथ मुनासिब है या इसको बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, और आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया हो जाए। टाइम बाउंड ऐसे एवोल्यूशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे आप सीएसएस के एस्पिरेंट हैं, पीएमएस के, एएसजे के, डीएसए के, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी सेंस में यूजफुल, बेनिफिशियल या इंस्ट्रूमेंटल साबित हुई है, अगर आपको इससे कुछ इंसाइट्स हासिल हुई हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे अपने फीडबैक से आगाह जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता था, है और रहेगा। अपना ख्याल रखें। और अगर आप इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, फुल लेंथ या ऐसे आउटलाइन और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, या ऐसे आउटलाइन और चैलेंजेस के पैराग्राफ या कंक्लूजन पैराग्राफ अगर आपकी एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहले लिंक में मेरा एक पोस्टर होगा, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप फ्यूचर में भी और अभी भी, क्योंकि अभी भी 4 और 5 जुलाई में से टाइम बाकी है, आप एवोल्यूशन के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, 4 तारीख और 5 तारीख को इंग्लिश ऐसे में आपकी कामयाबी के लिए अजमल खान दुआ गो रहेगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल की वसातत से मैं सीएसएस और पीएमएस एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश ऐसे एवेल्यूशन, इंग्लिश ऐसे की कोचिंग प्रोवाइड करता रहता हूँ। और इस चैनल की वसातत से जो डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं, उनके टेस्ट प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखें, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम।